मेरा नाम बुलबुल है। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या भला किसी भी बेटी के साथ ऐसा करना चाहिए था जैसा मेरे साथ हुआ? बल्कि मैं तो प्रार्थना करती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला पोस कर बड़ा किया था और फिर मेरी शादी एक ऐसे परिवार में कर दी जहाँ पर मेरे साथ वो हुआ जिसके बारे में मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। शादी करके जब मैं अपने ससुराल गई तो पहली रात को ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। धीरे धीरे रात गुजरती जा रही थी। अजीब बेचैनी सता रही थी। मेरा सर बहुत दर्द से भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग पर बहुत सारा बोझ सवार हो। ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था और ऐसा कब से हो रहा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर अब जब मैंने गौर करना शुरू किया तो ये सब कुछ मेरे साथ मेरी शादी के पहले दिन से ही होता चला आ रहा था। ऐसा तो नहीं था कि मेरे ससुराल के लोग ही मुझे पागल बनाना चाहते हैं, मगर ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो अपने ससुराल वालों को शादी से पहले कभी जानती भी नहीं थी और मेरी सास अपने बेटे का खुद ही मेरे घर रिश्ता लेकर आई थी। मैं जब सारी बातें सोचने बैठ जाती तो मेरा सर दर्द से बहुत ज़्यादा भारी होता जाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था कि कब मैं होश में हूँ और कब मैं बेहोशी की हालत में हूँ। मेरा दिमाग अजीब तरह का हो गया था। इस छोटी सी उम्र में मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अब और क्या क्या सहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शादी 19 साल की उम्र में हो गई थी। मैं अपने होश में नहीं थी और मैं क्या करती थी क्या नहीं करती थी मेरे को समझ नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी के कंट्रोल में हूँ, मुझे कोई और चलाता है। मेरी चाबी किसी दूसरे के हाथ में मौजूद है जो मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता रहता है। मगर मेरी समझ में नहीं आता था कि ऐसा कौन है जो मेरे साथ ये सब कर रहा है और वो मेरे सामने क्यों नहीं आता। मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था और ना ही किसी के साथ गलती से भी गुस्से वाला बिहेव किया था, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत हंसमुख थी और हर किसी के साथ हंसी खुशी से बात करती थी। इसलिए मेरे सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शादी के बाद तो मैं पूरी तरह से बदल कर रह गई थी। मेरी हंसी तो ना जाने कहीं खो गई थी। कहने को तो ये मेरा ससुराल के लोग थे, मगर मैं अजनबी लोगों के बीच खुद को अकेला महसूस करती थी। मुझे अपना कोई भी होश नहीं रहता था। पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ दिन कैसे गुजर रहा है और रात कैसे गुजर रही है। मुझे कुछ भी पता नहीं होता था। कभी कभी जब मेरी सास मुझसे कोई सवाल जवाब करती तो मैं बड़ी हैरानी और परेशानी से अपनी सास की तरफ देखती थी और उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मेरी नंद और सास आपस में चोरी चुपके न जाने क्या बातें करती रहती थी। जब भी मैं उनके करीब जाती तो वो लोग ऐसे बिहेव करती जैसे कुछ जानते ही ना हो। इधर मेरे पति का बिहेवियर भी हमेशा मेरे साथ उखड़ा उखड़ा सा रहता था। जब भी मेरा पति मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मैं उससे दूर हो जाती और रोने लग जाती थी। मैं अपने होश खो बैठती थी। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आता था कि मैं अपने पति रवि को देखकर ऐसे रिएक्ट क्यों करती हूँ। मेरे पति मुझसे बार बार पूछ पूछ कर थक जाते थे कि क्या परेशानी है और तुम क्यों रो रही हो, मगर मैं उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती थी। मेरा पति मेरी ऐसी हरकतें देखकर मुझसे तरह तरह के सवाल करता कि क्या तुम किसी और को पसंद करती हो और उसी से शादी करना चाहती हो? मेरे साथ तुम खुश नहीं हो क्या? तुम्हारी मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी कराई गई है। और मैं हर बार उनके सवालों पर इनकार में सिर हिला दिया करती थी कि कहीं मेरे पति के दिल में कोई शक पैदा ना हो जाए। वैसे तो मैं ठीक रहती थी, लेकिन जब मेरा पति मेरे करीब आता तो ना जाने मुझे क्या हो जाता था। मेरा सिर दर्द से फटने लग जाता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर के अंदर जान ही नहीं है। अभी मेरी शादी को सिर्फ 1 डेढ़ महीने ही गुजरा हुआ था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। ये सब अजीब अजीब बातें मेरे साथ शादी के पहले दिन से ही हो रही थी। मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक तरफ तो मैं अपने पति की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी में थी और दूसरी तरफ ये सोच सोच कर परेशान थी कि भला मुझे क्या हो जाता है। और एक तरफ मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ था। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, ऊपर से मेरी सास मुझे कोई ना कोई काम बताती रहती थी। मेरा पति तो नाराज होकर घर से बाहर चला जाता था। मेरे पति के जाते ही मेरी सास कमरे में आती और कहती कि मेरे कमरे में जाकर जरा अपने ससुर जी के पैर दबा दो।
मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे हाथों में अब ज़्यादा जान नहीं बची है। अपनी सास की बात मुझे बड़ी अजीब लगती थी। मुझे बड़ी शर्म आई थी कि भला मुझे अपने बूढ़े ससुर के पैर दबाने होंगे। वैसे तो कोई बात नहीं थी, वो मेरे पिता के समान थे। लेकिन अभी मैं नई नवेली दुल्हन थी और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मैं अपने ससुर के कमरे में चली तो जाती थी और उनके पैर भी दबाना शुरू कर देती थी। मुझे अपने ससुर के कमरे में गए हुए 10 या 15 मिनट ही गुजरते थे, तभी मेरी सास जूस का ग्लास लेकर आ जाती थी और कहती थी कि यह जूस पी लो, पैर दबाते दबाते तुम थक गई होगी। वैसे मैं थक तो जाती थी क्योंकि मैं अपने अंदर बहुत कमज़ोरी महसूस करती थी, इसलिए मैं अपनी सास के हाथ का बनाया हुआ सेब का जूस पी लेती थी। अब मैं रोज़ाना अपने ससुर के पैर दबाने कमरे में जाती तो मेरी सास मेरे लिए जूस का ग्लास लेकर आ जाती थी। लेकिन जैसे ही मैं जूस का ग्लास अपने होठों से लगाती तो मुझे जूस के अंदर से बड़ी ही अजीब सी स्मेल आती थी। ऐसी कड़वी स्मेल आती, जैसा लगता कि जैसे इस जूस के अंदर किसी ने किसी तरह की कोई दवाई मिलाई गई है। मैं अपनी सास को मना भी करती तो वो कहती कि पी लो, बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाकर लेकर आई हूँ। उनकी इतनी अच्छी बात सुनकर मुझे पीना ही पड़ जाता था। लेकिन जूस पीने के थोड़ी देर के बाद मुझे मेरी सास कहती कि पपीता मत खाना बहू। मैं अपने सास की इस बात का मतलब समझती ही नहीं थी। न जाने वो इस तरह से मुझसे क्यों कहती थी। अपनी सास की हरकतें मुझे बहुत अजीब सी लगने लगी थी। मैं अपने मायके में थी तो बहुत ज़्यादा बोलती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी मुझसे ज़्यादा किसी से बातचीत ही नहीं की जाती थी। एक दिन मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि किचन में पपीते रखे हुए थे। मैंने पपीता उठाकर अपने खाने के लिए काटना शुरू कर दिया। तभी मेरी सास किचन में आई और आते ही उन्होंने फ़ौरन मेरे हाथ से पपीता छीन लिया और कहने लगी कि तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये नहीं खा सकती। क्या तुम नहीं जानती, ससुराल में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। भला मैं पपीता क्यों नहीं खा सकती थी, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक रात मैंने जब यह सब जानने की कोशिश की कि भला मैं जूस पीकर बेहोश कैसे हो जाती हूँ, जब मैं फिर से अपने ससुर के कमरे में उनके पैर दबाने गई और मेरी सास जूस लेकर आई तो मेरा जूस पीने का मन नहीं कर रहा था। मैंने वो जूस अपने ससुर की नज़र बचते ही उनके बेड के नीचे फेंक दिया और फिर मैं बेहोश होने का नाटक करने लगी। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे जगह जगह थे। खूबसूरत होने के साथ साथ मैं बहुत हंसमुख भी थी। मेरे कुछ रिश्तेदार तो कहते थे कि ये लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छे बिहेवियर की भी है। कोई भी अगर इससे बात करे तो करता ही चला जाए, क्योंकि इसके बात का करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। मैं कहीं भी जाती तो मुझे नज़र लग जाती थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरा घर से निकलना बंद करवा दिया था। जो भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता था और मेरी तारीफ के बिना रह नहीं पाता था। मुझे भी अच्छा लगता था कि लोग मुझे देखते ही मेरी तारीफ कर देते थे। मेरे खूबसूरत होने की वजह से जल्दी मेरे रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी बेटी हायर स्टडी कंप्लीट करके किसी काबिल बन जाए और मैं भी ऐसा ही चाहती थी। लेकिन शायद मेरा ज़्यादा खूबसूरत होना भी मेरे लिए एक मुसीबत बन गया था। मैं जहाँ भी जाती लड़के मुझे घूर घूर कर देखते थे और मेरा पीछा करने की कोशिश करते थे, मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। मैं उस टाइप की लड़की नहीं थी, इसलिए कभी मैंने किसी भी लड़के के प्रपोजल का रिप्लाई नहीं दिया था। फिर ऐसे लोगों और इतने ज़्यादा रिश्तों से तंग आकर मेरे पापा ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया। मैं भी इन सारी बातों से वैसे भी बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। इस दुनिया में खूबसूरत होना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं सोचती थी कि काश मैं एक नॉर्मल सी शक्ल वाली लड़की होती तो शायद मर्दों की नज़र मुझ पर ना जाती और मेरे लिए ज़िंदगी में इतनी मुश्किल ना होती। मगर मुझे क्या पता था, यह तो मेरी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों की शुरुआत है। आगे चलकर तो मेरी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। फिर एक दिन मेरे घर पर एक ऐसे लड़के का रिश्ता आया जिन्होंने अपने बेटे से शादी करने के लिए मेरे माता पिता पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाया हुआ था। अब मेरे माता पिता ने मेरे इतने ज़्यादा रिश्ते आने पर और लड़के वालों के इतने ज़्यादा ज़िद करने पर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। मेरे काफ़ी सारे रिश्ते तो ऐसे थे जो मेरे लिए परफेक्ट नहीं थे और मेरे पापा मेरी कम उम्र देखते हुए और रिश्तों को इनकार कर चुके थे। लेकिन अब जो ये रिश्ता मेरे लिए आया था वो लड़का बहुत अच्छा था
उसका नाम रवि था और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। रवि की मम्मी और उनकी बहन मेरे मम्मी पापा से रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे घर पर हर चीज़ मौजूद है, हमें दहेज भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो हमारे घर आकर देख सकते हैं। मेरे माता पिता को उनकी इस तरह की बातों से लगा कि शायद ये अच्छे लोग हैं और हमारी बेटी यहाँ पर बहुत खुश रहेगी, इसलिए मेरा रवि के साथ रिश्ता पक्का हो गया। और फिर मेरी मम्मी का भी कहना था कि हम इससे पहले भी अपनी बेटी के काफ़ी सारे रिश्ते ठुकरा चुके हैं, क्या पता हमारी बेटी इस घर में बहुत ज़्यादा खुश रहे। और वैसे भी पहले के ज़माने में भी तो कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, सारी लड़कियां आसानी से एडजस्ट कर लेती थीं। आज के दौर में लड़कियों की शादी ज़्यादा उम्र में होती है, तो यही वजह है जो लड़कियां ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। और फिर अगर हमारी बेटी भी दूसरी लड़कियों की तरह अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा देखेगी तो वो भी उसे कॉपी करेगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, ताकि वो अपने घर में जल्दी एडजस्ट हो जाए और सुखी रहे। पर मैं तो अभी पढ़ना चाहती थी और इन सब बातों की वजह से मेरे माता पिता को मेरी शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। मैंने सोचा फिर मुझे और क्या चाहिए, वैसे भी हर लड़की चाहती है कि उसका पति अच्छा हो और उसका ख्याल रखे। बस मुझे भी यही सब कुछ चाहिए था। मेरा पति देखने में तो बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने उसकी फ़ोटो देखी थी, पर उसके नेचर के बारे में मुझे अभी कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह से पहले मेरी एंगेजमेंट रवि के साथ हुई थी। जिस दिन मेरी रवि के साथ एंगेजमेंट हुई थी, मेरी नंद ने मुझे बताया था कि भैया ने आपको पहले पसंद किया था, तभी तो उन्होंने अपने घर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हंगामा किया था। तब जाकर भैया ने आपको कहीं शादी में देखा था और तभी से ही उन्होंने सोच लिया था कि मेरी पत्नी तो यही लड़की बनेगी। उन्होंने आपके घर रिश्ता भेजने के लिए मम्मी पापा पर बहुत ज़्यादा जोर डाला था कि फौरन इस लड़की के घर रिश्ता लेकर चले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया को तो आपसे ही शादी करनी थी और भैया इतने ज़्यादा खुश हैं कि उनकी तो खुशी के ठिकाने ही नहीं हैं। इसलिए हम आपका रिश्ता लेकर आ गए थे। मेरी नंद हंसकर मुझे सब कुछ बता रही थी और मैं भी ये बात सुनकर दिल ही दिल में बहुत मुस्कुरा रही थी कि क्या मेरा होने वाला पति मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि मुझे देखते ही अपना दिल हार बैठा था। यह सब कुछ सुनकर तो मेरे दिल में मोहब्बत के कई सारे दीपक एक साथ जल उठे थे। मैं अपने आने वाली जिंदगी के सुहाने सपने अपनी आंखों में सजाने लगी थी। यह एहसास बहुत ही खुशी देने वाला होता है कि आपका होने वाला पति आपको हाथ से ज़्यादा पसंद करता है। फिर मेरी नंद ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर ले लिया। मेरी शादी की डेट भी जल्दी की ही फिक्स हो गई थी। मेरे पति ने मुझे कॉल की और इस तरह से मैं अपने होने वाले पति से काफ़ी देर तक प्यार भरी बातें करती थी। वो सच में मुझे बहुत पसंद आए थे। उनकी बातें बहुत अच्छी थी और वो मेरी बहुत इज्जत करते थे। वो मुझे दीवानों की तरह प्यार करते थे। इसी तरह से कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई थी और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी, क्योंकि मेरे पति को शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी थी और वो बहुत पढ़े लिखे भी थे। उनकी अच्छी जॉब थी, उनके घर में भगवान का दिया सब कुछ था, इसलिए उन्होंने दहेज से भी साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है, तो मेरी ज़िंदगी में आ जाओगी तो मैं समझूंगा कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है। ऐसा नहीं था कि मेरे माता पिता गरीब थे। मेरे माता पिता ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की थी, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा तो मुझे अच्छे से अच्छा दहेज भी देते, लेकिन रवि की फैमिली ने साफ इनकार कर दिया था। हमारे सारे रिश्तेदार भी रवि की फैमिली को देखकर कहते कि बुलबुल को तो बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मगर मुझे अंदर ही अंदर ना जाने डर क्यों महसूस हो रहा था। इतनी जल्दी में शादी करना और फिर दहेज से भी इनकार कर देना, आखिर यह लोग कौन थे, क्या चाहते थे? ऐसी बातें मेरे दिमाग में ना जाने क्यों घूम रही थी, जबकि मुझे तो सिर्फ रवि से मतलब होना चाहिए था। रवि तो हमेशा मुझसे अच्छे तरीके से बात करते थे। लेकिन जब मैं विदा होकर अपने ससुराल जाने लगी तो मैंने इन सारी बेतुकी बातों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने लगी। मेरी रवि के साथ शादी हो गई। विदा होने के बाद मैं अपनी ससुराल में पहुंची। मैं सारे मेहमानों के बीच बैठी हुई थी। लाल रंग के लहंगे में मैं दुल्हन बनी। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे।
जिसने भी मुझे देखा मेरे पति का नाम लेकर फौरन ही कहा कि रवि की तो लॉटरी लग गई, उसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिल गई है। ऊपर से मैं पार्लर वाली से तैयार हुई थी, फिर मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया। अब मुझे कमरे में जाने के बाद अपने दूल्हे का इंतज़ार था। मुझे पता था कि रवि मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं चाहती थी कि मेरा घूंघट उतारते ही मेरा पति मेरा ये हसीन रूप देखते ही मुझ पर और भी ज़्यादा फिदा हो जाए। लेकिन मेरे पति के आने से पहले ही कमरे में मेरी सास आ गई और मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करने लगी। मैंने देखा मेरी सास ग्लास में पानी लेकर आई थी और पानी पीते पीते ही बोलते हुए मेरे कमरे के अंदर आ गई। मेरी सास मेरे लिए भी ग्लास में पानी लेकर आई थी। उन्होंने मुझसे कहा, बहू पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए भी पानी लेकर आई हूँ। जबकि मैंने देखा था कि कमरे में पानी और शीशे का ग्लास पहले से ही मौजूद था। अब मेरी सास इतने प्यार से लेकर आई थी तो मैंने पानी पी लिया था और फिर मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी। मैंने अपनी सास के हाथ का दिया हुआ पानी पी लिया। उसके बाद एक दो बातें और कहने के बाद मेरी सास कमरे से चली गई थी। लेकिन पानी पीते ही मुझे अजीब अजीब लगने लगा था। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा घूमने लगा था। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई आया है। मेरे पति ही कमरे के अंदर आए थे। उन्होंने आते ही कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर वो बेड पर मेरे करीब बैठ गए। लेकिन रवि के कमरे में आते ही मुझे घबराहट महसूस होने लगी। मेरा शरीर बुरी तरीके से कांप रहा था। ना जाने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था। पहले तो मेरे पति ने मुझसे एक दो बातें करी, उसके बाद उन्होंने मेरा घूंघट उठाया। जैसे ही उन्होंने मुझे टच किया, अचानक ही मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैंने उन्हें धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। रवि इन सब के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें यकीन नहीं था कि मैं उनके साथ इतना गलत बिहेव भी कर सकती हूँ। अचानक इस तरह धक्का देने पर रवि बेड से नीचे गिर गए और रवि बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे क्या हो गया और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत रोकना चाह रही थी, लेकिन बस खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकी। मैं तो ना जाने कब से अपने पति से मिलने का इंतज़ार में बैठी हुई थी। फिर अचानक से मुझे ये क्या हो गया था। मेरे पति ने खड़े होकर फिर से मुझे झंझोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है बुलबुल। फिर से उन्होंने मुझे टच किया तो अब की बार मैं बेहोश हो गई। मैंने देखा कि मेरे बेड के चारों तरफ घर के सारे मेहमान मौजूद थे और सारी औरतें मेरे बारे में ना जाने किस किस तरह की बातें कर रही थी। एक औरत कहने लगी कि दुल्हन है भी तो इतनी खूबसूरत, इसलिए थोड़ा डर रही है। औरतों की ये सारी बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैंने अपनी नंद से कहा कि प्लीज़ इन औरतों को यहाँ से बाहर ले जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तब मेरी नंद मेहमानों को कमरे से बाहर ले गई थी और तब मेरी जान में जान आई थी। फिर जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और दोबारा से रवि कमरे के अंदर आए और प्यार से उन्होंने मुझसे बात की और मेरा हाथ अपने हाथ में जैसे ही थामा और कहा कि बुलबुल, तुम्हें क्या हो गया था, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी तो तुम मुझे पहले बता देती। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें नज़र लग गई होगी। मुझे तो तुम्हारी तारीफ करने का, तुम्हें भी जी भर के देखने का मौका भी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, अब देख लेता हूँ। रवि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा नज़र आ रहे थे, मगर फिर से मेरे ऊपर ना जाने क्या हो गया था और मैंने दोबारा से रवि को धक्का दे दिया। वो फिर से ज़मीन पर गिर गए थे। फिर से मेरे साथ वही सब कुछ हुआ था। मैं इस कंडीशन को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। इस बार की हरकत से रवि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वह दरवाज़ा पटक कर कमरे से बाहर चले गए थे। मैं अपनी इस गंदी आदत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी और रोने लगी थी। वह रात तो मेरी रोते रोते गुजर गई थी। अगले दिन दोपहर तक सारे मेहमान भी हमारे घर से चले गए थे। उस दिन के बाद हर दिन अब ऐसे ही होने लगा था। मेरा पति जब भी मेरे करीब आने की कोशिश करता या फिर मुझे टच करता, मैं अपने पति को फ़ौरन खुद से दूर कर लिया करती थी। इस बात पर मेरा पति मुझसे नाराज़ होता और झगड़ा करने लग जाता और झगड़ा करके घर से बाहर निकल जाता था। सारी रात वो घर से बाहर ही गुजारने लगा था। रवि ने एक दिन बर्दाश्त किया, 2 दिन बर्दाश्त किया, उसके बाद शायद उसके लिए बर्दाश्त करना हद से बाहर हो गया था। आखिर वो कब तक अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकता था। एक दिन तो रवि ने मुझसे कहा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो तुम बिल्कुल ठीक रहती हो। जैसे ही मैं तुम्हें टच करने की कोशिश करता हूँ तो तुम अचानक ही पागल
कि जैसे हरकतें करने लग जाती हो। मैं तुम्हारे बिहेवियर से परेशान हो गया हूँ। शादी के पहले तो तुम बड़ी मीठी मीठी बातें करती थी और जब से शादी हुई है अपने करीब तक नहीं आने देती हो। मैं तुमसे कितना प्यार करता था और अपने घर वालों से कितना लड़ झगड़ कर मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था, और तुम हो कि हमेशा मेरी इंसल्ट करने पर तुली रहती हो। मुझे तो शक है कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी और तुम किसी और को पसंद करती हो। शादी से पहले हम लोगों की बात हुई थी तो तुम मुझे यह बात बता भी तो सकती थी। ज़रूर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती मेरे साथ करवा दी है। रवि तो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था और इधर मैं रो रो कर बुरा हाल था। मैं अपनी सफाई में अपने पति से कुछ भी नहीं कह पा रही थी और कुछ भी कहने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं थे। और उस दिन से ही रवि ने मेरे करीब तक आना तो दूर की बात है, मुझसे बातचीत करना भी पूरी तरीके से बंद कर दिया था। बल्कि वो तो मेरे होते हुए कमरे के अंदर तक नहीं आता था। वो घर के दूसरे कमरे के अंदर जाकर सोने लगा था और कभी कभी तो सारी रात घर से बाहर अपने दोस्तों के यहाँ गुजार देता था। मेरी शादी को लगभग 15 दिन गुजर गए थे और यही सब मेरे साथ हो रहा था। मैंने अपनी प्रॉब्लम जब अपनी मम्मी को बताई तो उन्होंने भी कहा कि गलती तुम्हारी है, तुम अपने पति को करीब क्यों नहीं आने देती हो। पर मैंने उन्हें बताया कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और मैं इस तरह से रिएक्ट करने लग जाती हूँ। मम्मी ने कहा कि अपना घर बनाकर चलो, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, हम नहीं चाहते कि तुम वहाँ पर हमारी इंसल्ट करवाओ। इधर मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और नंद भी यह बात नोटिस कर रहे थे कि मेरे पति मुझसे बात तक नहीं करते, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कुछ जानने की कोशिश नहीं की। मैंने एक दिन खुद ही अपनी सास को सब कुछ बता दिया और कहा कि पता नहीं मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है। जब भी रवि मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं तो मुझे पर अचानक गुस्सा सवार हो जाता है और मैं उनकी इंसल्ट कर देती हूँ। मेरी सास कहने लगी, चलो मैं तुम्हारी नज़र उतार देती हूँ। शादी वाले दिन तुम दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए लोगों की बुरी नज़र लग गई होगी। मेरी सास कहने लगी, तभी तो मेरा बेटा शादी के बाद से बिल्कुल मुरझा सा गया है। वो शादी से पहले कितना खुश था, लेकिन अब तो तुमसे शादी करने के बाद वो इतना ही ज़्यादा मुरझाया नज़र आता है। तुम दोनों की जोड़ी भी तो बहुत अच्छी है। कोई भी तारीफ के बिना रुक नहीं रहा था। मैं खामोशी से अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पूरी तरह से अपने होशो हवास में नहीं हूँ। मैं अपने पति से अपनी सफाई में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़ुबान को ताला लग गया है। पता नहीं क्यों मैं जब भी अपने पति से बात करने का इरादा करती वो मुझे डांटते रहते और मैं खामोशी से उनकी सारी बातें सुनती रहती। मैं अपने घर पर बहुत ज़्यादा हंसमुख थी और हर किसी से हंसी खुशी बात करती थी। ना जाने ससुराल में आने के बाद मुझे क्या हो गया था कि मेरी किसी से भी बात करने तक का मन नहीं करता था। एक दिन तो मेरे पापा कहने लगे, मेरी इतनी हंसने खेलने वाली बेटी मुरझा कर रह गई है, ऐसा लगता है जैसे वह तो हंसना भी भूल गई है। और यह बात सच थी कि मैं बिल्कुल हंसना भूल गई थी, क्योंकि शादी के बाद ही मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी परेशानी जो आ गई थी। मैं अपने पति की मोहब्बत को सही तरीके से हासिल नहीं कर सकी थी, बल्कि उनके दिल से भी मैंने अपनी मोहब्बत को पूरी तरीके से निकाल दिया था। एक दिन रात के टाइम पर मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बहू जाकर ज़रा अपने ससुर जी के पैर दबा दो। मेरे तो अब इन बूढ़े हाथों में इतनी जान नहीं रही कि उनके पैर दबा सकूं। मैंने सोचा कि माँ जी यह काम मेरी नंद को भी तो बता सकती थी, वो भी तो अपने पिता के पैर दबा सकती थी। मुझे शर्म भी आ रही थी कि मैं बहू होते हुए अपने ससुर के पैर दबाऊं। मेरे ससुर बीमार रहते थे, इसलिए वो बिस्तर पर पड़े रहते थे। मैं अपनी सास के कहने के मुताबिक उनके कमरे में उनके पैर दबाने के लिए चली गई थी। मुझे अपने ससुर के पैर दबाते हुए लगभग 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास जूस का ग्लास लेकर आ गई और उन्होंने कहा, बहू ये जूस का ग्लास पी लो, तुम थक गई होगी, यह पियोगी तो एनर्जी आ जाएगी। मैं थक तो गई थी और फिर मुझे कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने अपनी सास के हाथ से जूस का ग्लास ले लिया और उसे मैं जैसे ही होठों से लगाया तो ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ स्मेल आ रही है। फिर मैंने उस स्मेल को इग्नोर किया, क्योंकि मेरी सास इतने प्यार से मेरे लिए बनाकर लाई है तो मुझे पी लेना चाहिए। मैंने अपनी सास के हाथ का बना हुआ जूस पी लिया था और फिर से अपने ससुर के पैर दबाने में बिजी हो गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे नींद की खुमारी छाने लगी और मैं अपने ससुर के बेड पर लेटकर कब सो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली
तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे के बेड पर मौजूद थी। रात भर मेरे साथ क्या हुआ था ये सब कुछ मुझे याद नहीं था। अब ऐसा हर दिन होने लगा था। मैं हर दिन अपने ससुर के कमरे में जाती, जूस पीती और कब सो जाती मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। अब मेरी सास हर दिन मुझसे पूछती कि बहू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मुझे इस बात का मतलब समझ नहीं आता था। मैं उनसे कह देती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि मैं ठीक नहीं थी। मेरी तबीयत अब दिन ब दिन ख़राब रहने लगी थी और एक दिन मैं किचन में चली गई। मैंने देखा कि किचन में पपीता रखा हुआ था। मैं उसे खाने के लिए काट ही रही थी कि मेरी सास ने मेरे हाथ से पपीता छीन लिया और कहने लगी कि तुम ये नहीं खा सकती। अगर तुमने ये खा लिया तो गज़ब हो जाएगा। अपनी सास की इस बात पर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि भला पपीता खाने से ऐसा क्या गज़ब हो सकता था। मैंने उनसे पूछा कि मैं पपीता क्यों नहीं खा सकती, तो उन्होंने बात को गोल गोल कर दिया और मुझे किचन से निकाल दिया। फिर उस दिन के बाद से मैंने घर में कभी भी दोबारा पपीता देखा ही नहीं और मेरी सास मुझसे मेरी तबीयत के बारे में बार बार पूछती रहती। इधर मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता था। वो काम से जब घर वापस आता तो नहा धोकर खाना खाकर घर से बाहर निकल जाता था। मैंने नोटिस किया था कि मैं जब किसी काम के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती तो मेरी सास और ननंद आपस में न जाने क्या बातें करती रहती और मुझे देखते ही वो दोनों खामोश हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कि ये सब लोग मिलकर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। मेरी ननद की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ती तो वो चुप हो जाती थी। मैं समझ गई थी कि साजिश में ये सब लोग मिले हुए हैं। रवि मेरी कोई बात नहीं सुनता था और न ही मेरे पास आता था जो मैं उसे इस बारे में कोई बात करती। मुझे यह लोग मायके भी जाने नहीं देते थे और ना ही मेरे पास मोबाइल था। मैं शादी के बाद अभी तक अपने मायके नहीं गई थी, बल्कि मेरे मम्मी पापा ही एक दिन यहाँ पर आ गए थे। अब धीरे धीरे मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैं समझ रही थी कि यहाँ पर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या गलत हो रहा है ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये जानना ही था कि यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मुझे मेरे सवालों के जवाब बस एक ही हल में मिल सकते थे। मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया था। मुझे किसी भी तरह से इन लोगों का राज जानना था और इस घर से चोरी चुपके निकलना था। इससे पहले मुझे बहुत देर हो जाती और यह लोग मुझे कहीं गायब करवा देते और मेरे घर वालों को भी मेरी कोई खबर नहीं देते। इस तरह से मेरे घर वाले मुझे ढूंढते ही रह जाते। आजकल मैं अपने ससुर के पैर दबाने के लिए नहीं जा रही थी और मैं व्रत भी कर रही थी, इसलिए मैं घर का खाना भी नहीं खा रही थी। व्रत रखने के बावजूद मुझे किसी तरह की कमज़ोरी नहीं हो रही थी और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। मैं समझ गई थी कि कुछ न कुछ खाने पीने से तो नहीं मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा था कि घर में कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। 2 दिन तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती थी और अब मैंने ठान लिया था कि मैं कल भी व्रत रखूंगी और घर का कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं, क्योंकि व्रत रहने से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने आप को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। मेरा दिमाग भी भारी नहीं हो रहा था, मगर मुझे रवि से बात करनी थी। ना जाने क्यों मेरा दिल कहता था कि रवि बेकसूर है, इन लोगों के साथ रवि मिला हुआ नहीं है। वो तो मुझसे प्यार करता था। मैं रवि का इंतज़ार करके उनसे बात करना चाहती थी, मगर रवि कमरे के अंदर ही नहीं आता था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। जब दोबारा से मैंने रवि को देखा तो उसने मुझसे किसी भी तरह की बात नहीं की और वो घर से चले गए थे। मैं कमरे में आकर बहुत रोने लगी थी। तभी मेरी सास मुझे लेने आ गई और कहने लगी अपने ससुर के पैर दबा दो। आज मैं अपने ससुर के पैर दबाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे अपने प्लान को अंजाम देना था। मुझे हौसला रखना था और सच्चाई जानने के लिए इस कदम को उठाना तो था ही। उस दिन मैं अपने ससुर के कमरे में उनके पैर दबाने के लिए चली गई और मेरी सास मेरे लिए जूस लेकर आई। मैंने उनसे कहा कि मैं जूस पी लूँगी। मेरी सास मुझे जूस देकर कमरे से बाहर जा चुकी थी। जैसे ही मेरे ससुर की नज़र हटी, मैंने फ़ौरन ही जूस को बेड के नीचे फेंक दिया और ऐसे जाहिर किया जैसे मैं जूस पी चुकी हूँ। अपने ससुर की टांगें दबाते दबाते मैं ऐसे एक्ट करने लगी जैसे मैं गहरी नींद में जा चुकी हूँ। मैं आंख बंद करके बिस्तर पर लेट चुकी थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे ससुर ने चेक किया कि मैं सो चुकी हूँ या नहीं।
फिर मेरे ससुर ने मेरी सास को बुलाया और ना जाने क्या क्या पढ़ने लगे। फिर मेरे ससुर ने मेरी सास से कहा कि तुम कमरे से चली जाओ, मुझे अपना काम करना है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे ससुर ना जाने मेरे ऊपर क्या क्या पढ़ रहे थे और फूंक रहे थे। उनके हाथ में कुछ था जिसके छींटे वो मेरे ऊपर डाल रहे थे। मेरी सास अभी कमरे से नहीं गई थी। जैसे ही मेरे ससुर ने मुझे छूने की कोशिश की, मैंने अचानक आंखें खोल दी, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे ससुर और सास मुझे होश में देखकर चौंक गए। मैंने कहा, आप लोग मेरे साथ ये सब कुछ क्या करते हो? मेरे ससुर खामोश हो गए और मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे ससुर के हाथ में पानी की बोतल थी, वो न जाने कैसी थी, और उनके हाथ में अगरबत्ती भी मौजूद थी जिसकी खुशबू चारों तरफ कमरे में महक रही थी। मैं बहुत डर गई थी और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि खामोश हो जाओ, तुमने जूस नहीं पिया था क्या? लेकिन मैं समझ गई थी कि ये लोग मेरे साथ इससे पहले कुछ गलत करें। मैंने इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि आस पड़ोस के लोग घर में आ गए थे और हमारा दरवाज़ा बजाने लगे थे। शायद दरवाजे पर मेरा पति भी मौजूद था और इतनी भीड़ को देखकर वो कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद घर के दरवाजे की चाबी थी, उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और वो घर के अंदर आ गया। मोहल्ले के सारे लोग भी घर के अंदर आ गए थे। लोगों को लग रहा था जैसे हमारे घर में कुछ हो गया है। मेरी सास मेरा मुंह दबोचकर मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें धक्का देकर मेरे ससुर की लाठी उठा ली और कहा कि अगर किसी ने भी मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसकी लाठी मार दूंगी। मैं जल्दी से भागकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी टक्कर रवि से हो गई। रवि कहने लगा कि यह क्या हंगामा मचा रखा है। मैंने रवि को बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा ना जाने मेरे साथ क्या कर रहे हैं और मैं जो तुम्हारे करीब नहीं आती, इस सब में भी इन लोगों का ही हाथ है। ये लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो मेरी ऐसी हालत हो गई है। आज मैं सब जानने के लिए तुम्हारे पापा के कमरे में गई थी और मैं तुम्हारी मम्मी का दिया हुआ नशे वाला जूस भी नहीं पिया था, तभी तो मैं बेहोश नहीं हुई। ना जाने यह लोग बेहोश होने के बाद मेरे साथ क्या करते हैं। मेरे ससुर के हाथ में मेरे पति ने जब वो बोतल और कमरे के अंदर अगरबत्ती जलती हुई देखी तो मोहल्ले के सारे लोग और मेरा पति कन्फ्यूज़न में पड़ गए थे और उन लोगों को मेरी सास ससुर पर शक होने लगा था। इधर मैं इतने ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, लेकिन मेरी नंद बिल्कुल भी मदद के लिए नहीं आई थी। वो भी कोने में खड़ी सब देख रही थी। मेरे पति ने सारे लोगों को घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करने के बाद अपने माता पिता से सवाल किया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे थे। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मेरे पति ने कहा, तो फिर आप लोगों के हाथ में ये सब कुछ क्या है और कमरे के अंदर चारों तरफ ये खुशबू क्यों महक रही है। मेरे पति ने अब की बार गुस्से से अपने माता पिता की तरफ देखकर सवाल किया था। मेरे ससुर बहुत डर गए थे। उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और बताया कि हमने यह सब कुछ बुलबुल से बदला लेने के लिए किया। दरअसल मेरे ससुर काला जादू जानते थे। मेरी सास का कहना था कि जब तुमने पहली बार बुलबुल को देखा था तो तुमने घर आते ही हंगामा कर दिया था कि तुम्हें इसी लड़की से शादी करनी है, जबकि हम तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहते थे, पर तुमने घर में बहुत ज़्यादा हंगामा किया। हमने तुम्हारी ज़िद पर मजबूर होकर इस लड़की के घर रिश्ता कर दिया और इसको अपने घर ले आए। मैंने सोचा कि जिस लड़की को देखते ही मेरा बेटा पागल हो सकता है और उसके लिए इतना हंगामा कर सकता है, तो शादी के बाद जब वो घर आ जाएगी तो हमारा बेटा तो पूरा बहू का ही होकर रह जाएगा। अपने माता पिता और अपनी बहन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। इसीलिए मेरे ससुर ने काला जादू किया और मुझे हर खाने पीने की चीज़ में मेरे ससुर ने अपने काले जादू का असर करके दिया। मैं जो भी खाती पीती तो मुझ पर असर हो जाता था और इसी तरह से मैं अपने पति की इंसल्ट करने लगी थी। तभी तो मेरा पति मुझसे दूर जाने लगा था। शादी के पहले दिन से ही मैंने अपने पति की इंसल्ट की थी। मेरी सास मेरे ससुर के पैर दबाने के बहाने से मुझे उनके कमरे में भेज देती थी और वो जूस के अंदर नशे की दवाई मिलाकर लाती थी।
जब मैं जूस पीती तो बेहोश हो जाती और मेरे बेहोश हो जाने के बाद मेरे ससुर मुझ पर अपना काला जादू किया करते थे ताकि मैं अपने पति को खुद से दूर रखूं, और मेरा पति जब मुझसे बहुत ज़्यादा तंग आ जाए तो एक दिन वो मुझे छोड़ दे। और क्योंकि पपीता खाने वाले इंसान पर मेरे ससुर का काला जादू असर नहीं करता था, इसलिए मेरे ससुर ने उनसे सख्त मना किया हुआ था कि मैं किसी भी तरीके से पपीता ना खा लूं। मेरी सास ने घर में पपीते का नाम और निशान भी नहीं आने दिया था। ये सारी कहानी जब मेरे पति के सामने आई तो मेरे पति ने अपने माता पिता से कहा कि मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरा पति गुस्से में जाकर अपने कमरे से अपने कपड़े पैक करने लगा और कहने लगा, बुलबुल तो मेरे साथ चलो, अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। मेरे सास ससुर ने अपनी गलती को मान लिया था। वो लोग मेरे पति के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे और मुझसे भी माफ़ी मांग रहे थे। मेरे सास ससुर और ननद ने हम दोनों के आगे हाथ जोड़कर हमें रोक लिया था। हम लोग उनकी इस बेबसी के आगे मजबूर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें एक बार और मौका दें, उसके बाद वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर फिर भी ऐसी गलती करें तो हम ये घर छोड़कर जा सकते हैं। मेरे पति ने भी मुझसे माफ़ी मांगी। मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। मेरे सास ससुर बिल्कुल ठीक हो चुके थे और हमने अपनी नंद की शादी कर दी। उन लोगों ने मान लिया कि वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उनको लगता था कि मैं उनके इकलौते बेटे को उनसे दूर कर दूंगी, पर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है और मेरे ससुर ने अपना काला जादू करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब वो मुझ पर क्या, किसी पर भी यह काम नहीं करते। मेरे पति और मेरे बीच बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हम सब लोग मिलकर एक साथ ही एक ही घर में रहते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसे मौका ज़रूर दें कि वो आपके लिए अच्छा बन सके। अगर फिर भी वो आपके लिए अच्छा नहीं बन सके तब आप उसको सज़ा देने के हकदार हैं, लेकिन आप तो पहले ही उससे बदला लेने की ठान लेते हैं, इसलिए रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।